हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल के बारे में। ठीक है, ये आपको पता है नया रूल है, नया चीज़ है जो सिलेबस में हमारा इंक्लूड हुआ है अभी। और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये एक सेंट्रल रूल है। ठीक है, सेंट्रल रूल का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये रूल लाया गया है और ये आपका OSH कोड 2020 के सेक्शन 133 एंड 134 के अंडर आया है। और एक चीज़ आपको ये जानना होगा कि ये रूल जब आया है, जैसे प्रपोज़ कब किया गया है ये रूल को, सिंपल सा, जैसे कोई भी रूल आपका प्रपोज़ होता है उसके बाद ही आपका वो लागू होता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखना होगा, एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रपोज़ कब किया गया है। ठीक है, तो इसका प्रपोज डेट है 30 दिसंबर 2025। उसके बाद एक चीज़ और है, ये रूल जब प्रपोज़ किया गया उसके बाद पब्लिक का ओपिनियन मांगा गया था। ठीक है, जैसे कोई भी रूल आता है तो उसके बारे में बहुत सारा ऑब्जेक्शंस होता है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारा सजेशंस होता है। वो सारा सजेशन जो भी था वो सारा 45 डेज़ के अंडर में आपको देना था कि 45 डेज़ के अंदर में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इस रूल से या कोई भी दिक्कत है आपको, तो वो आपको इसमें देना था। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको ये जानना होगा ये जो रूल आया है इसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर आपको टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग चैप्टर 1 एंड 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें 27 फॉर्म्स है और 7 एनेक्सर्स है। दूसरा, ये रूल का स्टेटस अभी क्या है, ये अभी प्रपोज रूल है। प्रपोज रूल का मतलब कि ये आ चुका है और ये अब हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। और आप में से जिसको नहीं पता होगा, ये रूल आपका 8 मई 2026 को प्रपोज़ किया गया है। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये प्रपोज़ किस दिन हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि ये सब जो रूल आया है, ठीक है, किस किस रूल को सुपरसीडेड करके आया है। मतलब कि सुपरसीडेड का मतलब होता है कि किस किस रूल के रिप्लेसमेंट में आया है। कि पहले हम लोग, जैसे आपको पता है कि माइन रूल 1955 पढ़ रहे थे, माइन रेस्क्यू रूल पढ़ रहे थे, तो ये सारे रूल जो है ये सबको अब सुपरसीडेड कर दिया गया है। मतलब कि इसके बदले में ये आया है। ठीक है, तो टोटल आपको पता होगा कि माइनिंग वालों को ये 5 रूल है जिसको रिप्लेस करके आया है। ठीक है, बाकी सभी रूल है लेकिन जो हमें पढ़ना नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा डॉक वर्कर रूल, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर सेंट्रल रूल 1998, और इसी तरह आपका बहुत सारा रूल है। ठीक है, टोटल आई थिंक 15 रूल है। तो आपको सारा पढ़ना नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सा रूल है। बस हमारे काम का माइन रूल है, माइन रेस्क्यू रूल है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है, पिटेड बाथ रूल है, माइन क्रेक रूल है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल है, जैसे सेंट्रल लेबर हो गया, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, वर्कमैन सेंट्रल हो गया। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या रूल को चेंज करके लाया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर 1 पे। ठीक है, इसका जो चैप्टर 1 है वो है आपका प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग। ठीक है, प्री स्टार्टिंग कैसे हुआ। सबसे पहले आपका आता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है आपका, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा मतलब इसका मतलब होता है प्रारंभ। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि दिस रूल मे बी कॉल्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन सेंट्रल रूल 2026। तो ये रूल को आप लोग बोलिएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन रूल 2026। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो रूल है, ठीक है, इंडिया के किस किस माइंस में एक्सटेंड होता है। तो ये होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे ये लागू होता है। और ये कब आया, सेल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर ऑफिशियल पब्लिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं आप लोग सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या है, डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन में क्या है कि आपका सबसे पहले पूछा कि कोड। कोड का मतलब क्या होता है। अगर कहीं भी लिखा हुआ रहेगा कोड, तो आप लोग इसका मतलब समझिएगा कि कोड का मतलब है OSHWC कोड के बारे में बात हो रहा है 2020 में जो आया है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड के बारे में। तो कोड का मतलब यही होता है। दूसरा है फॉर्म। कहीं भी लिखा हुआ है फॉर्म, तो इसका मतलब होता है कि फॉर्म स्पेसिफाइड अंडर रूल्स या एनेक्सर 7। अभी आपने पढ़ा था उसमें कि 7 एनेक्सर होते हैं, तो एनेक्सर 7 में जो भी चीज़ आता है वही आपको फॉर्म, मतलब उसी को आप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है ऑफिस इंचार्ज ऑफ कैंटीन। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन, ये क्या होता है, द पर्सन और मैनेजर अपॉइंटेड by the employer for securing compliance
विथ कैंटीन रिलेटेड प्रोविज़न। द पर्सन और मैनेजर, ठीक है, अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, एक ऐसा पर्सन या फिर एक मैनेजर कह सकते हैं जिसको अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है इसको? एम्प्लॉयर लोग, मतलब एम्प्लॉय सब अपॉइंट करता है। किस लिए? तो कैंटीन रिलेटेड प्रोविज़न जो भी होता है वो सारा चीज़ का देखभाल करने के लिए, देख रेख करने के लिए, ठीक है। और इसको मैनेजर अपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा कि इसको अपॉइंट मैनेजर नहीं करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। अगला आता है आपका वर्ड एनेक्सर। एनेक्सर का मतलब होता है लिस्ट या फिर गाइडलाइंस, जो कि इसमें एनेक्स्ड टू दिस रूल्स, मतलब इस जो रूल है इसमें जितना भी लिस्ट या गाइडलाइंस है उसको आप क्या बोलिएगा? एनेक्सर बोलिएगा। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग नीचे, इसमें क्या है? नोट। नोट में क्या लिखा हुआ है कि वर्ड या एक्सप्रेशन यूज इन दिस रूल बट नॉट डिफाइन हियर इन, इट डिफाइंस इन OSHWC कोड 2020 shall have the meaning assigned to them in the code. If any term is not defined in these rules or the code, its general definition में shall apply। देखिए इसमें सिंपल सा एक वर्ड में समझिए कि कोई ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन जो कि आपका यूज़ नहीं हो रहा है इसमें, मतलब कि इस रूल में आपको यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो कहाँ से आया है? वो आया है आपका OSHWC कोड से 2020 से। कोई भी वर्ड अगर आपको इसमें नया दिख रहा है या नया लग रहा है तो वो आपको याद रखिएगा कि वो OSHWC कोड से लाया गया है, ठीक है। ऐसे अब हम लोग इसको सिर्फ कोड भी बोलेंगे। अगर हम कहीं भी कोड बोलेंगे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि ये हम OSHWC कोड का ही बात कर रहे हैं। अब है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 1 में बस उतना ही था, ठीक है। इसमें आपका बस डिफिनेशन याद रखना है आपको कि ये रूल नंबर 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है, 2 में डिफिनेशन है और टोटल 4 डिफिनेशन है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग को कुछ पता होगा, और अगर नहीं पता तो हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। एप्लीकेशन एंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप लोग कभी ना कभी हर कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराए होंगे, जैसे फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन या कोई भी चीज़ के लिए, तो वैसे ही आपका सेम माइंस में भी होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो माइंस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो सबसे पहले क्या करेगा? द एम्प्लॉयर सीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट सेल अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म 1 है, ठीक है। यहाँ फॉर्म 1 है गाइज, वो गलती से हाइड हो गया है, फॉर्म 1, ठीक है। एप्लीकेशन सेल कंटेन द कंप्लीट पार्टिकुलर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिशमेंट, proof of identity, proof of address. All applications must be submitted on the श्रम सुविधा portal or any digital platform designated by the central government, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है आपका फॉर्म क्या, एक मिनट रुकिएगा, फॉर्म 1 इसको लिख देते हैं, फॉर्म 1। आपका इसमें सिंपल सा यही बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयर, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली होगा, मतलब कि डिजिटली होगा, और ये किस में होगा? फॉर्म 1 में होगा, ठीक है, सिंपल सा। और आपको एक चीज़ पता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपसे उसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ठीक है, कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड हो गया या और भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या और भी कोई दूसरा प्रूफ जो कि आपका आइडेंटिटी होता है, या फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो वैसे ही माइंस में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाइएगा ऑनलाइन तो उसमें भी आपको ये सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया। और ये सब आप कहाँ जमा कीजिएगा? ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन है तो ये सब आपका होता है श्रम सुविधा पोर्टल 20। ये आपका नया एक पोर्टल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, श्रम सुविधा पोर्टल। इसी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर और भी कोई अदर पोर्टल जो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारा रूल नंबर 3 जो है इसमें यही है, एप्लीकेशन एंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इशू आता है, तो उसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हेन द एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशू इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म 2 forthwith बट नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन। कि जब एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इशू होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा फॉर्म 2 में फोर्थविथ का मतलब होता है तत्काल, तुरंत, बट नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन। जैसे आप क्या हुआ कि रजिस्टर कर दिए, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, सर्टिफिकेट जो मिलता है रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपका फॉर्म 2 में मिलेगा, ठीक है। और वो आपको तुरंत मिलेगा, नॉट लेटर देन 7 डेज़। यहाँ लिखा हुआ है कि 7 दिन से ज़्यादा लेट नहीं होगा, नॉट लेटर देन 7 डेज़, जब आप वो सबमिट कर दीजिएगा डेट ऑफ सबमिशन के, ठीक है। अगर बोल रहा है कि इफ़ द सर्टिफिकेट इज़ नॉट इशू विद इन प्रिस्क्राइब 7 डे पीरियड, अगर 7 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट नहीं आता, मतलब आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है, ठीक है, तो लिख रहा है कि द एस्टेब्लिशमेंट सेल बी डीम टू हैव रजिस्टर एंड द सर्टिफिकेट सेल बी ऑटो जनरेटेड बाय द पोर्टल सिस्टम फॉर्म 3। तो फॉर्म 3 में ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म 2 में जो भी डॉक्यूमेंट है वो नहीं आता है तो वो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये किस में आ जाएगा, फॉर्म 3 में आपका आ जाएगा। देखिएगा इसमें जो कुछ हम हाईलाइट वर्ड है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो सब आप याद रखिएगा। आपसे उससे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस पोर्टल में, जैसे यहाँ पे है श्रम सुविधा पोर्टल में, या फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इशू होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली किस फॉर्म में आएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ऑटो जनरेटेड किस फॉर्म में होगा। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए गाइस, ठीक है, कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। इसीलिए हम आपके लिए अंडरलाइन कर दिए हैं कि आपको पता रहे। अब देखिए आगे क्या है आपका लेट फ़ी। लेट फ़ी क्या होता है कि आप कभी भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है जब आपको पेमेंट करना होता है। अगर टाइम पीरियड से ज़्यादा लेट हो रहा है तब आपका इसमें लेट होता है, तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ता है, तो उसी फाइन को बोलते हैं हम लोग लेट फ़ी। क्या लिखा हुआ है कि एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल सेल अट्रैक्ट अ लेट फ़ी। बोल रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, ठीक है, वो ख़त्म होने, एक्सपायर होने के 7 दिन के बाद अगर आपने नहीं पेमेंट किया, ठीक है, तो आपको फिर लेट फ़ी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डे, जैसे कि आपका एप्लीकेशन है वो आपका एक्सपायर हो चुका है, फिर उसके एक्सपायर होने के 60 दिन के अंदर आप चाहते हैं कि आप भरें तो आपको फिर लेट फ़ी लगेगा, ठीक है। और द स्पेसिफाइड फ़ी स्ट्रक्चर सेल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो भी फ़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको कौन रिलीज़ करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये भी स्पेशल ऑर्डर पे जो भी इशू होगा टाइम टू टाइम पे गाइस, ठीक है। तो हमारा अभी 3 चीज़ था, तो आप लोग तीनों देख लिया कि चैप्टर 1 में है हमारा एप्लीकेशन, मतलब कि पार्ट 1 एप्लीकेशन हो गया, नंबर 2 इशू हो गया, और फिर नंबर 3 में है आपका लेट फ़ी, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका डिस्प्ले ऑफ सर्टिफिकेट। अब डिस्प्ले ऑफ सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि जब आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कितना दिन या कब आपको वो डिस्प्ले होगा। तो बोल रहा है कि द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज स्ट्रिक्टली नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आज चाहें तो हम सर्टिफिकेट बना लिए फिर आप कल उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे किसी और पे, तो वैसा नहीं होगा। द एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले द सर्टिफिकेट एट अ कंस्पिशियस clearly visible place and establishment premises where it is easily accessible to both staff and inspecting authority। जो भी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, या फिर जो भी सर्टिफिकेट होगा जो आपको डिस्प्ले करेंगे, तो वो उसके बारे में बोल रहा है कि वो आप लोग कहाँ कहाँ रखिएगा। जैसे कि कोई भी कंस्पिशियस जगह पे नहीं रखिएगा, मतलब कि कोई भी छुपा के नहीं रख सकते हैं वो सर्टिफिकेट, जैसे आपको वो दिखाना पड़ेगा, क्लियरली विजिबल प्लेस पे रखिएगा जहाँ पे दिख जाए कि किसको वर्किंग स्टाफ को और इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के। जैसे अगर माइंस में कोई आता है वर्किंग स्टाफ, तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ ये सर्टिफिकेट है आपका माइंस का, वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ डिस्प्ले बोर्ड पे लगा हुआ है, तो वैसे जगह पर आपको इसको रखना है। सिंपल सा इसमें वही बोल रहा है। अगला हो रहा है कि डायरेक्शन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, जो भी डायरेक्शन है, मतलब जो भी आपका निर्देश है वो आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर देगा, उसके बारे में है। इफ़ एन ऑफिस एम्प्लॉयर फेल्ड टू कंप्लाई विद द एप्लीकेशन गाइडलाइंस और सब रूल, द रजिस्टरिंग ऑफिसर में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर बाय द ऑफिशियल ऑर्डर टू कंप्लाई विद इन स्पेसिफाइड टाइम वर्क। बोल रहा है कि अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं और आप लोग जो भी उसका गाइडलाइंस आया है, आप लोग अगर फेल हो गए हैं उस गाइडलाइंस को, एप्लीकेशन में जो भी गाइडलाइंस है उसको अगर आप लोग फेल हो गए, मतलब कि उसका पूरा गाइडलाइंस फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, जैसे कि आपसे मांगा है माइंस का नाम डिटेल, तो आप लोग उसका पूरा नाम नहीं दे पा रहे हैं, कहीं अधूरा हो जा रहा है या कुछ गलत हो जा रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, आप उसका गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होगा वो आपको कुछ समय देगा कि आप वो चीज़ ठीक कर लीजिए, ठीक है। वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको वो सब चीज़ ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका ये होगा। इसके बाद आगे है आपका अपडेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन।
जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप लोग पहले ही रजिस्टर करवा चुके होते हैं माइंस का, ये रूल तो आप लोग का भी आया है, तो माइंस तो रजिस्टर ऑलरेडी होगा ना पहले कभी ना कभी, तो उसके बारे में है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुके हैं या अपडेट करवा चुके हैं तो आप लोग को फिर क्या करना होगा। ऑन एम्प्लॉयर ऑलरेडी रजिस्टर अंडर एनी सेंट्रल लेवल लॉ करेंटली इन फोर्स मस्ट अपडेट देयर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर पार्टिकुलर इन फॉर्म 1 विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच रूल कम इनटू फोर्स। जैसे कि आप लोग ने फॉर्म 1 भरा, ठीक है, और आप लोग पहले ही रजिस्टर करवा चुके हैं, तो आप लोग को अब ये क्या होगा कि अब ये अपडेट करवाना पड़ेगा इस, ठीक है, कि पहले हम करवाए थे लेकिन अभी आपको फॉर्म 1 में उसको अपडेट करवाना पड़ेगा, वो भी 6 महीना के अंदर जब से ये रूल आया है। फॉर्म ऑन डेट ऑन विच द रूल कम इनटू फोर्स, ये रूल आपको 8 मई से आया है, तो 8 मई से 6 महीना आप लोग जोड़ लीजिए, 6 महीना के अंदर आपको ये जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन उसको आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किस किस कारणों से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है उसके बारे में। कैंसिल करने के लिए लिख रहा है कि नो कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट shall be executed unless the establishment is given an electronic opportunity or speed post notice to show cause within 30 days। बोल रहा है कि कभी भी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ऐसे ही कैंसिल नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा जाएगा 30 दिन के अंदर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अपॉर्चुनिटी मतलब ईमेल से हो गया या फिर कोई भी अदर मीडियम से, जैसे आपको नोटिस भेजा जाएगा 30 दिन के अंदर। आपको उसका ये करना है कि आपका नोटिस को हम लोग क्यों कैंसिल ना करें, वाई द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी कैंसिल, कि आपका जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं अगर वो गलत है तो हम लोग उसको क्यों कैंसिल ना करें, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको 30 दिन का समय मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि कितना दिनों का आपको समय मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि इन हाउ मेनी डेज योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी कैंसिल और सेंड विद इन स्पीड पोस्ट, कि स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा और कितना दिन के अंदर आपको ये कैंसिल किया जाएगा। तो उसके बारे में है कि आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। अपॉन रिसीविंग अ कंप्लीट क्लोजर रिपोर्ट इन फॉर्म 2, जो ये आएगा रिपोर्ट वो फॉर्म 2 में आएगा। रजिस्टर ऑफिसर सेल ऑफिशियली कैंसिल द रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ कैंसिलेशन सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म 4 विद इन 16 डेज। बोल रहा है कि आपका जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, यही आपका कैंसिल करेगा रजिस्ट्रेशन को या फिर इशू करेगा कैंसिलेशन सर्टिफिकेट। आपको हम फॉर्म पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम बताए थे कि फॉर्म 4 में जो है आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना गाइस, सेम उसी तरह आपका कैंसिल करवाने जाइएगा ना तो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो भी इशू होता है। और इसको इशू कौन करवाता है? रजिस्टरिंग ऑफिसर कराता है। और ये आपका फॉर्म 4 में आता है विद इन 16 डेज़, 60 दिन के अंदर। देखिए आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, अगर आपने 30 दिन के अंदर अपना रिप्लाई नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है उसको कैंसिल किया जाएगा और उसके लिए आपको 60 दिन के बाद मतलब 60 दिन के अंदर आपको वो मिल जाएगा। इफ़ द ऑफिसर फेल टू एक्ट विद इन 16 डेज द कैंसिल सर्टिफिकेट शैल बी ऑटो जनरेटेड इन पोर्टल सिस्टम इन फॉर्म 5। बोल रहा है इसमें कि अगर आपको जो भी रजिस्टर ऑफिसर है वो अगर मानिए किसी काम से बिजी है या फिर कोई और काम में बिजी है, आपको नहीं भेज पाया कि कैंसिलेशन हो गया है आपका और सर्टिफिकेट नहीं भेज पाया, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इट विल ऑटोमेटिक जनरेट विद इन 16 डेज, विद इन 16 डेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। किस में? फॉर्म 5 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि फॉर्म 5 में आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट जो आता है वो कितने दिन के अंदर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस। तो ये सब डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। द एम्प्लॉयर मस्ट मैंडेटरी कोई टू असाइन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन ऑल डॉक्यूमेंट प्रीपेड अंडर स्कीम इन ऑफिशियल रिस्पॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग विद द कंसर्न ऑफिस। बोल रहा है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जितना भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिएगा वो सारा में आपका मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन करें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है डॉक्यूमेंट को जमा करते समय, ठीक है। यही है इसके बारे में, इसमें कुछ नहीं है। आगे है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। हमने आपको बताया था कि कुछ भी नया चेंजेस आता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो सारे चीज़ के लिए इसमें है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर एनी चेंजेस इन अ पार्टिकुलरली ओरिजिनेटेड फर्निश इन फॉर्म 1 मस्ट बी अपडेटेड ऑन अ पोर्टल बाय द एम्प्लॉयर विद इन 30 डे ऑफ सच चेंज। अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है 30 डेज़ के अंदर तो वो सारा आपका अपडेट होगा किसमें? फॉर्म 1 में। Where the application for amendment is complete in all respect, the amendment certificate of registration shall be issued electronically in form within 7 days, filing which the amendment certificate will be auto generated।
सिंपल सा गाइस इसमें इतना ही बोल रहा है कि अगर आपका कोई भी चेंजेस है या फिर कोई भी आपका सर्टिफिकेट में आप चेंज करवाइएगा, अपडेट करवाने गए तो चेंज करवाइए, कुछ भी कराने गए चेंज कराए, तो वो सारा आपका फॉर्म 3 में आएगा और ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर नहीं आया तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा गाइस, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया या फिर आप चेंज करवाएं तो चेंज नहीं हुआ, ये सारा अपने आप हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चीज़ किया गया गाइस इसमें। अब आगे है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, और इसमें क्या बोल रहा है कि द रजिस्टरिंग ऑफिसर सेल मेंटेन अ डिजिटल रजिस्टर इन फॉर्म 5। जो आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा ना गाइस, वही आपका रजिस्टर को मेंटेन करेगा, ठीक है। और ये किस में होगा, फॉर्म 5 में होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें इशू होगा। जैसे मानिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया, ठीक है, तो आपको उसमें एक रजिस्टर होगा, ठीक है। रजिस्टर में आपका सारा नाम तो देना पड़ेगा ना, किसके नाम पे रजिस्टर हुआ है, क्या हुआ है, कौन इशू किया है, दिस डेट, जितना भी इसमें नोटिस होगा या जो भी डिटेल्स होगा, ये सारा उस रजिस्टर में मेंशन होगा। और ये मेंशन कौन करेगा, तो ये करेगा आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर, ठीक है। और ये जो रजिस्टर होगा वो डिजिटल रजिस्टर होगा और ये किस में होगा, फॉर्म 5 में होगा। तो ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है, आप देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा था कि इफ़ ऑफिसर फेल टू एक्ट विद इन 16 डेज द कैंसिलेशन सेल ऑटो जनरेटेड इन पोर्टल इन फॉर्म 5। यहाँ भी वही है कि अगर जो आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो भी आपका किस में आ रहा है, फॉर्म 5 में। तो ये भी ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और नीचे भी देखिए आपका वही है कि कोई चेंजेस भी हो रहा है तो वो भी आपका किस में आ रहा है, कि ये भी आपका आ रहा है फॉर्म 5 रजिस्टर में। तो ये दोनों चीज़ में है, तो दोनों फॉर्म 5 में आएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, इंटीमेशन ऑफ क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, ऑन एम्प्लॉयर्स सेल विद इन 30 डे ऑफ एक्चुअल क्लोजिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अदर देन माइंस इंटीमेट द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द एरिया। द नोटिस मस्ट बी इन्फॉर्म टू स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ क्लोजर दिस एट, ठीक है। देखिए गाइस, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंपल सा कह रहा है कि आपको 30 डेज़ के अंदर जो भी एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट अदर देन माइंस, मतलब कोई भी काम हो रहा है माइंस के अलावा, वो सारा आपको 30 डेज़ के अंदर इसमें ये करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बारे में है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो नोटिस ऑफ क्लोज़र है, अगर आप माइंस बंद कर रहे हैं, क्लोजिंग नोटिस है, तो वो आप किस में सबमिट करिएगा, फॉर्म 2 में करिएगा। और कब तक कीजिएगा, एक्चुअल डेट ऑफ क्लोजर, जो भी आपका एक्चुअल डेट है बंद करने का, वो तब से लेके, और प्रोवाइडिंग अ सर्टिफिकेट डेट स्टूडेंट ड्यूज एंड रिटर्न टू हैविंग द फुली पेड और फुली पेड, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आप फॉर्म 2 में ये तो डाल दीजिएगा, अगर आप माइंस बंद किए, ठीक है, तो आप सारा कुछ दीजिए फॉर्म 2 में। उसमें आपको ये भी है कि जितना आपको फुली पेड है या फाइल है, जो भी सर्टिफिकेट्स है, सारा कुछ ड्यूज़ है, रिटर्न्स है, टोटल चीज़ आपको उसमें देना पड़ेगा अगर आप नोटिस ऑफ क्लोजर दे रहे हैं माइंस का तो। और ये आपको 30 दिन के अंदर देना है, मतलब माइंस बंद होने वाला है, उसके 30 दिन के अंदर आपको ये सारा डिटेल्स आपको फॉर्म 2 में सबमिट करके देना पड़ेगा। तो इसके बारे में बस यही था। तो गाइस देखते हैं आगे क्या है। आगे आप लोग का है इसका ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मोड़ा है, वो आप देख ले, ख़त्म कर दे, उसके बाद फिर चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं और क्या बचा है इसमें। नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड सेसेशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट गया गाइस, दिस इंफॉर्मेशन सेल विल बी ऑटो शेयर विद इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ये बोल रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपका क्लोजिंग से रिलेटेड या जो भी चीज़ से रिलेटेड, वो सारा आप लोग को शेयर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा, शेयर करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। किसको, PFO को और ESIC को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड सेशन ऑफ ऑपरेशन। कमेंसमेंट का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रारंभ होता है कोई भी ऑपरेशन का शुरुआत, मतलब प्रारंभ कब किए उसको, और सेशन मतलब उसको ख़त्म कब किए। तो उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस है वो किस में आता है, रूल नंबर 4 में आता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि नोटिस ऑफ कमेंसमेंट और सेशन, द एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कैन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर बिल्डिंग ये विद इन द 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट
सबमिटेड विद इन फॉर्म 4 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैबिलिटेशन ओवर द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। बोल रहा है कि अगर आप माइंस में कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया, बिल्डिंग हो गया, या कोई भी अदर कंस्ट्रक्चुअल वर्क, तो आपको 30 दिन के अंदर, ठीक है, जो भी आपका कमेंसमेंट है, मतलब काम स्टार्ट करने का, या फिर कभी ख़त्म कीजिएगा, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म 4 में गाइस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस ऑफ सेसेशन। रिक्वायरमेंट और नोटिस ऑफ सेसेशन में क्या है कि आप नोटिस दीजिएगा ना कि अगर आप माइंस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है बंद करने के लिए, जो भी चीज़ें आपको बेसिक सारा डिटेल्स आपको देना होता है। किसको किसको देना होता है? रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को भी देना होता है और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भी देना होता है फॉर्म 4 में, ठीक है। तो जो भी नोटिस ऑफ सेसेशन है वो क्या बोल रहा है कि नोटिस ऑफ सेसेशन स्ट्रिक्टली अकम्प्लिश बाय अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग डेट ऑल द ड्यूज़, ठीक है, जितना भी आपका ड्यू वेजेस है, बेनिफिट है, कॉम्पेंसेशन है, या एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट टू द वर्कर है बिन फुल्ली क्लियर्ड। मतलब आप अगर बंद करना चाहते हैं जो भी अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सारा वेजेस या ज़्यादा बेनिफिट या सारा कॉम्पेंसेशन या कोई भी अमाउंट जो भी वर्कर को है वो आपको फुल्ली क्लियर करके देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वर्कर का पेमेंट बाकी है और आप बोल रहे हैं कि हाँ आप काम बंद कर दिए, अब पैसा पेमेंट नहीं होगा, या फिर कोई भी बेनिफिट हुआ आपको और आप चाहते हैं कि चलो अब काम फ़ायदा तो हो गया, अब छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो भी वेजेस है या जो भी है वो आपको पूरा तो मतलब फुल्ली क्लियर करना पड़ेगा वर्कर को, मतलब फुल पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट प्रीमिसेस इंटायरली फ्री फ्रॉम स्टोरेज ऑफ हार्ड केमिकल एंड केमिकल। ऐसा नहीं है कि आपका जो भी स्टोरेज है वहाँ पे आप केमिकल को स्टोर, मतलब जो भी हार्मफुल केमिकल है या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसको आप क्लोज़ करने वाले हैं माइंस को या फिर जो भी चीज़ को, और आप वहाँ ऐसे ही छोड़ दिए हैं, मतलब कि फ्री छोड़ दिए हैं कि हाँ चलो अब तो हम बंद करने वाले हैं, तो केमिकल है तो रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई भी टॉक्सिक सामान है हमको क्या मतलब है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको बंद करने से पहले ये सारा को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है। उसके बाद है गाइज स्पेशल प्रोविज़न फॉर माइंस। माइंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या है इसमें, वो सब चीज़ के बारे में, ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर माइंस इन केस ऑफ माइंस द एम्प्लॉयर ऑफ द एवरी माइंस मस्ट अ प्रायर नोटिस नो लेस देन 30 डे रिगार्डिंग द कमेंसमेंट रीओपनिंग सेशन, ये और एक्सक्लूड इन फॉर्म 7, ठीक है। देखिए गाइस इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल आप जितना भी माइंस है, ठीक है, उसको आप ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बंद कर दीजिएगा, आपको 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। 30 दिन से कम नहीं, 30 दिन से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए नोटिस, ठीक है। नॉट लेस देन 30 डेज़। और ये आपको कब किस में फॉर्म में देना है, तो फॉर्म 7 में देना है। और जैसे कि आप कभी कमेंसमेंट मतलब कि कोई माइंस स्टार्ट किए तो 30 दिन पहले, रीओपन किए तो भी, सेसेशन मतलब बंद किए तो भी, या फिर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो भी, या अमेंडमेंट माइंस को खाली छोड़ रहे हैं किसी ऑपरेशन के लिए, कुछ समय बाद आप मान नहीं चाहते कि ऑपरेशन कर रहे हैं तो खाली कर देगा उसको, तब तो मतलब कोई भी चीज़ है तो ये आप सबको फॉर्म 7 में सबमिट करना पड़ेगा। और कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा, तो 30 डेज से कम समय नहीं, 30 डेज से ज़्यादा हो सकता है, 31 32 हो सकता है, लेकिन 30 दिन से कम के अंदर आपको नोटिस नहीं देना होगा, ठीक है। तो बस यही है इस चैप्टर 1 एंड 2 में। अब आइए हम लोग एक बार ओवरऑल रिकैप देख लेते हैं टोटल स्टार्टिंग से क्या क्या है, उसके बाद फिर अगला सेशन में आप लोग को दिखाएंगे क्या है, ठीक है। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट डाटा जो था वो तो मैंने बता दिया था, ठीक है, कि प्रपोज डेट कब है वो देख लीजिएगा एक बार, और कौन कौन सा रूल्स को सुपरसीड किया गया वो सब है इंपॉर्टेंट, एक बार वो सब देख लीजिएगा। प्रीलिमिनरी में कुछ नहीं है, बस उसको क्या बोलते हैं, वो कौन कौन माइंस में रूल लागू होगा उसके बारे में है कि होल ऑफ द माइंस में लागू होगा और होल ऑफ इंडिया में ये होगा, और जितना भी है ये बस। इसमें 4 गो कोड है तो चारों कोड को आप देख लीजिएगा, मतलब डिफिनेशन है, कोड सॉरी डिफिनेशन है, तो ये डिफिनेशन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे आपका चैप्टर का रजिस्ट्रेशन है, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो PDF है ये वाला, ये हैंड रिटन नोट्स भी है मेरे पास, तो आपको PDF चाहिए तो ये सारा हम टेलीग्राम पे आप लोग को अवेलेबल करा देंगे गाइस, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम हाईलाइट कर दिए हैं तो आप लोग वो एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।